चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इससे पहले 50 क्वेश्चन का वीडियो हम लोग बना दिए थे। ये 51 से शुरू कर रहे हैं। जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अगर कोई वस्तु अनंत पर उपस्थित हो तब उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगर वस्तु अनंत पर उपस्थित है तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। और अगर फोकस पर स्थित है तो अनंत पर बनेगा। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो छोटा शब्दकोश को पढ़ना है तो हमको मोटा लेंस चुनना पड़ेगा। तो इसमें सबसे ज्यादा फोकस दूरी वाला कौन है? 50 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस को हम पसंद करेंगे, उससे ज्यादा बड़ा दिख जाएगा हमको। मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है? मोटा लेंस का फोकस दूरी कम होता है और पतला लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। मोटा लेंस, अगर मोटा है लेंस तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण नजदीके गिर जाएगी, और अगर लेंस पतला है तब मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण थोड़ा दूर गिरेगी। तो यहां से यहां के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, क्योंकि इसी को हम फोकस बोलते हैं। और यहां से यहां के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। यहां से यहां के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। तो ये फोकस दूरी पतला लेंस का ज्यादा होता है, अब मोटा लेंस का फोकस दूरी कम होता है। अब मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है? कम होती है। माने मोटका का कैसा होगा? कम, और पतला वाले का क्या? ज्यादा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोई उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितने सेंटीमीटर है? 20 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है कि आप उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो क्षमता को P से सूचित करते हैं। P इक्वल टू 1 क्या होता है? F। लेकिन F चाहिए मीटर में, F कुछ में चाहिए मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तब P इक्वल टू 1/20। अब बाई कितना हो जाएगा? 100। तब ना इतना मीटर लिखेंगे तो 10 से 10 कैंसिल, नीचे का समान कहां जाएगा? ऊपर। तो 10 बट्टा कितना? 2। अब ये नहीं अगर समझ आ रहा है तो फिर से इसको हम लोग देखते हैं। देखो ये इसका मेन फ्रैक्शन है, ये इसका यहां मेन बट्टा है, ठीक है। अब इसको पलटेंगे हम, तो जब पलटेंगे तो 1/1 इंटू 100 बाई क्या हो जाएगा? 20। आई मीटर जाएगा नीचे से ऊपर, तब पर मीटर। इसी को डायोप्टर हम लोग बोल देते हैं। ताई इतना कटेगा कितना बार में? 5 बार में, तब 5 डायोप्टर आंसर। अब सवाल यह है कि प्लस की माइनस, तो लेंस है उत्तल तो उसका फोकस होगा पॉजिटिव। तो अगर फोकस है पॉजिटिव तो क्षमता भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तब प्लस 5 डायोप्टर। प्लस क्या? 5 डायोप्टर। कैसे बना पता चला कि कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत है? किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण का पथ में अपवर्तन के बाद कोई विचलन नहीं होता है। ये लेंस है मोटा मोटी, ये हमारा मुख्य अक्ष, या यहाँ पे प्रकाश केंद्र है। तो इसके दिशा में अगर कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तब बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी, बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। तो अपवर्तन के बाद इसमें विचलन नहीं होता है, अपवर्तन के बाद उसमें विचलन नहीं होता है। क्रांतिक कोण क्या है? देखो ये दो माध्यमों को अलग करने वाली रेखा है, दिख रहा है। तो ऊपर से प्रकाश की किरण हमने भेजा, ये अभिलंब मान लेते हैं, और ऊपर है सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? सघन। और नीचे कौन सा माध्यम? पहले सघन और विरल को क्लियर कर लीजिए। वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, प्रकाश धीरे धीरे चले तो सघन माध्यम, और अगर प्रकाश तेजी से चले तो विरल माध्यम। धीरे धीरे चला तो सघन, तेजी से चला तो विरल माध्यम। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रहा है। तो ये जो आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। तो अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जा रही है। अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं तो अपवर्तन के बाद यह अभिलंब से कहां हो जाएगी? दूर। जैसे समझिए बात को, ऊपर में प्रकाश की चाल कम थी
नीचे चाल गया बढ़, तो ये नीचे इधर ना आकर के जाना चाहिए था इसको यहां, लेकिन चाल बढ़ने के वजह से ऊपर चला गया। हम अगर इसको थोड़ा और लपाते हैं, अगर देखो इसको थोड़ा और क्या करते हैं, तो अगर इसको थोड़ा इस तरफ करेंगे तो ये हिस्सा और बढ़ेगा, ऊपर चला जाएगा। तो अगर अभिलंब के साथ ये अपवर्तित कोण किरण 90 डिग्री का कोण बना दे, कितना डिग्री का कोण बना दे, तो अगर ये 90 डिग्री का कोण बना देता है तो इस वाले कोण को हम कौन सा कोण कहेंगे, क्रांतिक कोण। कौन सा कोण, चलिए पिक्चर हम बना ही देते हैं। दो माध्यम को अलग करने वाली सरल रेखा है, ये रहा आपका अभिलंब, प्रकाश की किरण को मान लीजिए आप ऐसे भेजे थोड़ा तिरछा, तो ये जो प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद यहां से निकल गई, रेड कलर वाला आपको शो करा दिया गया, ये अपवर्तित किरण है, और ये कौन सा किरण, आपतित किरण। तो आप सोचो इस अभिलंब के साथ ये वाला 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कितना डिग्री का, तो अगर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इस वाले कोण को हम कौन सा कोण कहेंगे, क्रांतिक कोण। कौन सा कोण, तो अब एगो बात समझो, ये क्रांतिक कोण क्या है, तो सघन माध्यम का एक आपतन कोण है, नहीं है। ये निचल का कौन माध्यम था, विरल, और ऊपर का कौन सा, तो इस सघन माध्यम का आपतन कोण नहीं है। आपतन कोण किसको कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कौन सा कोण, आपतन कोण। तो ये आपतन कोण किसका है, सघन माध्यम का। तो इसको मिटा देते हैं थोड़ा, इसको अगर मिटा दिए तो इसमें ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, सघन माध्यम में आपतन कोण लीजिए, पहला ही आंसर क्या है, सही है। कोई दिक्कत है इसमें क्रांतिक कोण समझने में, क्रांतिक कोण किसको कहेंगे, तो सघन माध्यम का वैसा आपतन कोण, जो आपतन कोण बोल रहे हैं, वैसा अपवर्तित या आपतन कोण जिससे जो प्रकाश की किरण निकल रही है, यानी कि जो अपवर्तित किरण निकल रही है, वो अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा हो, 90 डिग्री का कोण बना रहा हो। ये मृग मरीचिका है, आप लोग भी कभी देखे होंगे कि रोड पर चलते समय काफी दूरी तक अगर देखते हैं तो कभी कभी लगता है कि सामने पानी ही पानी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले इसमें अपवर्तन हो जाता है और फिर इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यानी मृग मरीचिका का कारण क्या है, तो पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक क्या, परिवर्तन। मृग मरीचिका समझ आ रहा होगा। आप रोड पर, लंबे रोड पर अगर आप कभी गाड़ी चलाते हैं या चलते हैं तो आपको ऐसा नजर आता होगा कि सामने पूरा पानी ही पानी है, ऐसा इसमें दिख रहा है, ये लग रहा है पूरा पानी है, जबकि पानी है नहीं, सिर्फ ऐसा लग रहा है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि पहले अपवर्तन हुआ और फिर इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको क्लास में बताया गया होगा कि प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, तो अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी। अपारदर्शी वैसे माध्यम को कहा जाता है जिसमें प्रकाश की किरण या प्रकाश आर पार नहीं होगा, सॉरी अपारदर्शी। और पारदर्शी में प्रकाश की किरण आर पार हो जाएगा, अपारदर्शी में पार नहीं होगा। अपारभासी में कुछ हिस्सा पार होगा और कुछ हिस्सा पार नहीं होगा। जैसे तेल लगा हुआ क्या, कागज। एक एग्जांपल समझते हैं, अगर ये मान लेते कांच है तो इधर से देखेंगे उधर दिखाई देगा हमको, तो ये पारदर्शी है, पारदर्शी जिसकी आर पार देखा जा सके। हम ईंट का दीवार लगा दिए तो दीवार के उस तरफ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, दीवार के उस तरफ दिखाई नहीं देगा, तो यह है अपारदर्शी, अपारदर्शी। ठीक है। तेल लगा हुआ कागज ले लिए, झिलझिल उधर दिख रहा है तो उसको कहते हैं पारभासी। क्या कहते हैं उसको, पारभासी। कोई दिक्कत इसमें, तो कितने प्रकार का, 3 प्रकार का था। माध्यम के बदलने से प्रकाश की किरण पहले ऊपर चल रहा है, फिर आ गया नीचे, ये अभिलंब था, ये चला गया इधर, ऊपर है कौन सा माध्यम, सघन, नीचे कौन सा, विरल, या ऊपर विरल या सघन। अगर माध्यम को बदलते हैं तो प्रकाश की किरण का जो पथ है उसमें विचलन हो जाता है, और उसी विचलन को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का। तब माध्यम के बदलने पर प्रकाश के वेग का बदलना क्या कहलाएगा, अवतल लेंस वास्तविक वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस जो है, लेंस देखिए ध्यान दीजिएगा, दर्पण की बात नहीं हम लोग कर रहे हैं, लेंस का बात कर रहे हैं। देखो 2 टाइप का, इधर हम लोग लेंस लिख देते हैं, ठीक है।
इधर हम लोग लिखते हैं दर्पण। तो दो टाइप का होता है, एक अवतल और एक कौन सा, उत्तल। यहां भी इधर अवतल और एक क्या, उत्तल। तो हमारा सवाल यह था कि हम आपसे पूछें कि अवतल लेंस किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो यह हमेशा कैसा बनाएगा, आभासी बनाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं चलिए, अवतल जो है वो हमेशा कैसा बनाता है, आभासी। उत्तल जो है वो आभासी भी बनाता है और कौन सा बनाता है, वास्तविक बनाता है। आभासी भी बनाता है और कौन सा, वास्तविक भी। लेकिन अगर अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण यहां वास्तविक और आभासी बनाता है, वास्तविक और कैसा, आभासी। और उत्तल हमेशा कैसा बनाता है, कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर लेंस की बात करें तो उत्तल दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, अवतल जो है वो सिर्फ आभासी। अगर दर्पण का बात करेगा तो अवतल दोनों बनाता है, और ये यानी कि दोनों में पलट जा रहा है ना, लेंस और दर्पण में क्या हो जा रहा है, मामला बदल जा रहा है। हमको लेंस पूछा था तो लेंस आभासी प्रतिबिंब यहां बनाएगा। कांच की सीली से पार करने वाली प्रकाश की किरण में क्या पैदा होती है, पार्श्विक विस्थापन। देखो एक मोटा मोटी पिक्चर बना दिया, ये कांच की हमारी सीली है, मान लेते हैं ऐसा, चलो बंद कर दिए, ठीक है। प्रकाश की किरण यहां से भेजते हैं तो पहले कुछ इसमें अपवर्तन होगा, अब फिर ये ऐसे निकलेगा। थोड़ा और इसको इधर रहना चाहिए था, एक सेकंड रुकिए। चलिए बड़ा सा सीली कर दिया। ये प्रकाश की किरण को जाना इधर चाहिए था, लेकिन ये मुड़ गया है क्योंकि प्रकाश की चाल बदल रही थी। तो इन दोनों के बीच का जो दूरी है ना, इसी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो हमसे क्या पूछा कि कांच की सीली से पार करने वाली जो प्रकाश की किरण है वो क्या पैदा करती है, तो विचलन तो पैदा करेगी ही, लेकिन वो पार्श्विक विस्थापन, कौन से विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आप लोग को डेफिनेशन पढ़ाया गया होगा। टॉर्च से किस प्रकार का प्रकाश पुंज प्राप्त होता है, समानांतर। तीन प्रकार का प्रकाश पुंज पढ़े हैं, एक अपसारी, अभिसारी और समानांतर। तो टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट, ये सब के सब कैसे बनाते हैं, तो समानांतर किरण पुंज देते हैं। कौन से किरण पुंज, ताकि दूर तक लाइट जाए। पानी में डाली गई छड़, बाल्टी में पानी में डाल दिए छड़ को, तो पानी में डाली गई छड़ टेढ़ा दिखता है, किसके वजह से, अपवर्तन के वजह से। किसके वजह से, अपवर्तन के वजह से। पानी से भरी बाल्टी की गहराई, पानी से जो भरी बाल्टी है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, क्योंकि इसका कारण क्या है, तो यह भी प्रकाश का क्या है, अपवर्तन, जिसके चलते कभी बाल्टी में सिक्का को डालते हैं पानी में तो सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, गहराई कम होने के वजह से, वह प्रकाश के परावर्तन के कारण वैसा होता है। किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो आप दर्पण का पिक्चर ही बना लो। देखो ये एक दर्पण ऐसा है, बाहर से पेंट किया हुआ है, एक दर्पण ऐसा है जिसको अंदर से पेंट किया हुआ है। तो सोच के देखो आप कि दृष्टि क्षेत्र बड़ा किसका होगा, तो इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होगा। कहो कैसे, ये तो झुका हुआ है तो इतना ही एरिया में ना इसको दिखाई देगा ऐसे,
लेकिन ये ज्यादा एरिया में देख पाएगा, नहीं देख पाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से फैला हुआ है। तो दृष्टि क्षेत्र बड़ा कौन से दर्पण का होता है? तो कौन सा दर्पण ही है? उत्तल दर्पण का। कौन सा दर्पण का? उत्तल दर्पण का। आवर्धन का ऋणात्मक मान, आवर्धन को सूचित करते हैं किससे? एम से। आवर्धन से हमको पता चलता है कि वस्तु से कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है, यह हमको आवर्धन बता देता है। तो आवर्धन का अगर मान ऋणात्मक है तो वो हमको क्या बताता है? तो अगर बाबू एम का वैल्यू माइनस में आ जाए तो इसका मतलब आपको समझना है कि वस्तु सीधा है तो प्रतिबिंब उल्टा है। अगर एम का वैल्यू प्लस में आए तो वस्तु अगर सीधा तो प्रतिबिंब भी सीधा है। तो एम का वैल्यू अगर ऋणात्मक है तो इसका मतलब वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है। छोटा बड़ा ऋणात्मक नहीं दिखाता है। सोलर कुकर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सोलर कुकर में सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाने का एक मतलब डिवाइस है बोल सकते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से भोजन को बनाते हैं। एक छोटे से कुकर जैसा होता है, कुकर नहीं बल्कि स्क्वायर शेप का एक डिवाइस है जिसमें सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व किया जाता है। वहां पे एक छोटे छोटे बर्तन बोल सकते हैं, उसी में खाना बनता है। उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का? इसलिए ताकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण को एक छोटी सी जगह पर केंद्रित किया जा सके। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है या कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में, तो देखो जिसका अपवर्तनांक है अधिक उसमें प्रकाश की चाल कम। ध्यान से सुनना, अपवर्तनांक अगर अधिक है, अपवर्तनांक, तो प्रकाश की चाल क्या है? कम, एकदम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर अपवर्तनांक है कम तो प्रकाश की चाल क्या? अधिक। तो अब एगो बात सुनिए, और चाल अगर कम तो उसको बोलते हैं सघन, और चाल अगर अधिक तो उसको क्या कहते हैं? विरल। तो एगो बात सुनो, तो अब जो बात बोला से देख लेते हैं इसको। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है या कम माध्यम वाले की तुलना में, तो कम माध्यम वाले की तुलना में उसकी चाल कम होगी, और चाल कम होगी तो कौन सा माध्यम होगा? सघन होगा। तो प्रकाशिक क्या होगा? सघन होगा। कोई दिक्कत? जो बोले से अगर बोला कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है या कम अपवर्तनांक वाले की तुलना में उसकी चाल क्या होगी? कम होगी, क्योंकि कम वाले का अधिक होता तो इसका कम होगा, और जब कम चाल तो उसको कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? सघन माध्यम कहेंगे, सरल नहीं, सघन। पानी में प्रकाश का वेग CW है, पानी में प्रकाश का वेग CW बोला, और कांच में प्रकाश का वेग बोला CG, है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर का अगर बात करते हैं तो पानी में जो है प्रकाश की चाल वो अधिक होती है कांच की अपेक्षा। तो पानी में प्रकाश की चाल अधिक होती है कांच के अपेक्षा, ऐसा वाला होगा, है कहीं पे? सी आंसर। क्लियर हो गया? पानी में प्रकाश की चाल अधिक है कांच की अपेक्षा, इसीलिए वैसा सिंबल। टारपीन का अपवर्तनांक 1.47 होगा, टारपीन का अपवर्तनांक 1.47 होगा। अपवर्तनांक का डाटा है, आपको याद रखने का जरूरत है। आप ट्रिक से याद कर सकते हैं या डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन प्रकाशिक माध्यम है? तो लकड़ी, लोहा, तांबा, सीसा। सीसा कौन सा माध्यम है? प्रकाशिक माध्यम। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? ये सब तो मुंह पे आप लोग को याद होगा। गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है उसकी फोकस दूरी की क्या होगी? सॉरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या दी? क्योंकि F = R बट्टा क्या? 2, तो इसका आधे ना है जी। अगर हवा में प्रकाश का चाल C है और एक माध्यम में प्रकाश की चाल V है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक C बट्टा क्या होगा? V। रोगियों के नाक, कान, गले इत्यादि की जांच करने में डॉक्टर किसका प्रयोग करते थे? एक बात सुनिए, प्राचीन काल में इस डिवाइस का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी गया है बढ़, तो अब इस डिवाइस का प्रयोग होता है।
इसमें लाइट लगे होते हैं, लेकिन इसमें लाइट लगा हुआ नहीं होता था। जो डॉक्टर के क्लिनिक होते थे या हॉस्पिटल्स, उसमें जो लाइट जल रहा होता था रोशनी के लिए, उससे प्रकाश की किरण को एक अवतल दर्पण पर पढ़ाया जाता था, ऐसा सेट किया जाता था, और वहां से परावर्तन के बाद रोगियों के नाक कान गले पर प्रकाश को भेजा जाता था। आप लोग कभी बचपन में ऐनक को लेके धूप में और उससे मतलब छोटा सा लाइट को इधर उधर किए होंगे, सेम कॉन्सेप्ट इसके साथ भी। तो इसमें जो लगा होता था वो होता था अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग इसलिए होता था ताकि प्रकाश की किरण को एक छोटी सी जगह केंद्रित किया जा सके। सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज कैसा होता है? तो समानांतर होता है। सूर्य से जो आने वाला प्रकाश पुंज है वो कैसा होता है? समानांतर। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कैसा होता है? अधिक, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को कण और तरंग दोनों माना गया है। प्रकाश कण के नेचर का भी और प्रकाश किसके नेचर का भी? तरंग के नेचर का भी। मतलब लाइट जो है वो वेव नेचर का भी है और पार्टिकल नेचर का भी है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है, कहा जाती है? रुक जाओ, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ठीक है, ये हमारा सघन और ये हमारा विरल, तब इसकी चाल बढ़ जाती है। तो किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है कि दूर हटती है? अभिलंब से कहां जाती है? तो सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समानांतर किरण पुंज में बदल जाता है। यह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। फोकस पर अगर अभिसरित करने वाला कोई किरण पुंज है और वो परावर्तन के बाद अगर समानांतर हो जा रहा है तो कौन सा किरण पुंज? हाँ, ये दोनों हो जाएगा, अवतल भी और कौन सा? उत्तल भी। सी आंसर होगा। अवतल में भी ऐसा होगा और किसमें होगा? उत्तल में भी होगा। माना कि माध्यम एक में प्रकाश का वेग v1 है और दो में प्रकाश का वेग v2 है, तो अपवर्तनांक क्या होगा? तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा? ये पलट जाता है, v2 बाई v1 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? ऐसा इसलिए क्योंकि अब निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालने के लिए पहले दोनों का अलग अलग अपवर्तनांक निकालना होगा। तो माध्यम एक में प्रकाश का वेग दिया हुआ है, उसका अपवर्तनांक आप निकालोगे तो c बट्टा v1 हो जाएगा ये गो का। आप फिर दूसरे का निकालोगे 2 का, तो c बट्टा कितना हो जाएगा? v2। अब c बट्टा v1 अब बाई c बट्टा क्या करोगे? v2। तो c कैंसिल, v2 नीचे से कहां जाएगा? ऊपर। अब फिर नीचे आ जाएगा क्या? v1। तो v2 बाई v1। विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण, अब एक बात समझिए, ऊपर ठहरा विरल माध्यम और नीचे ठहरा सघन माध्यम। तो बात समझना, ऊपर है विरल और नीचे कौन सी है? सघन। देखो बात सुनो, प्रकाश जाना है नहीं चाहिए था, लेकिन चल इधर आ रहा है, तो अभिलंब के पास आ रहा है कि अभिलंब से दूर जा रहा है? अभिलंब के पास आ रहा है, तो अभिलंब के पास, अभिलंब की ओर होता है। कोई दिक्कत इसमें? दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है। यह सब तो डेफिनेशन टाइप का है। किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरण आपतित होने पर परावर्तन होता है। तो अगर चिकना है या दर्पण है तो उसमें नियमित परावर्तन होगा। कैसा परावर्तन होगा? अब अगर सतह खुरदरी है, खुरदरी माने रुखड़ा, तो उस पर प्रकाश की किरण को भेजेंगे तो उस जगह पर वह नियमित परावर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर सतह चिकना हो या दर्पण हो तो वहां पे नियमित परावर्तन होता है। किसी समतल दर्पण के लेटर P को देखने के लिए कैसा मालूम होगा? एगो बात सुना, ये है P। अब अगर तू दर्पण लगा दिया नीचे, अगर फोटो ऐसा बन जाएगा,
बनेगा। अब अगर सामने सामने देखना है तो फिर फोटो ऐसा बनेगा, घबरा गया ना। ऐसा अप्रोक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना जी। तब बी जैसा मालूम पड़ता तुम इसको मार सकते हो, क्योंकि दर्पण में कहां लगा देंगे, नीचे। ऐसे मोटा मोटी ऐसे आंसर ये सही होगा। एग्जाम में आप थोड़ा एक बार देख लेना, ठीक है। अवतल दर्पण क्या प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होगा? तो जैसी प्रतिबिंब बाबू उल्टा, तो चाहे दर्पण हो, लेंस हो, अवतल हो, उत्तल हो, वो एम का वैल्यू कैसा होगा? ऋणात्मक। एन का वैल्यू क्या होगा? अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए, तो आभासी और सीधा, सीधा जैसी बोला तो वो धनात्मक होगा। एम का वैल्यू क्या होगा? धनात्मक होगा। अगर बोलता ऋणात्मक तो नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के रखे सामने जितने भी वस्तु को रखा जाता है उस सब की दूरी माइनस में मापी जाती है। जब आप क्लास में पढ़ रहे थे तो आपको न्यूमेरिकल बनाते समय एक बात बोला गया था कि u का वैल्यू हमेशा माइनस में रखना है, क्योंकि u हमेशा, यानी कि u वस्तु की दूरी को बताता है। अब वस्तु हम हमेशा दर्पण के सामने रखते हैं और नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखी सभी वस्तु का जो दूरी है वो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो देख लो, इसमें प्रकाश की चाल बहुत कम है ना। फिर देखो, सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल इसमें हवा में है, थोड़ा फिर उससे कम जल में, फिर उससे कम सीसा में, सबसे कम किसमें? हीरा में। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करें, यानी कि दर्पण की फोकस दूरी आपको जानना है तो प्रयोगकर्ता को क्या मापने की जरूरत है? तो एक बात पहले सोचना कि आपको फोकस दूरी निर्धारित करना है, तो अगर आप वस्तु की दूरी पता है, आप प्रतिबिंब की दूरी पता है, तो अगर दोनों पता है तो फोकस दूरी निर्धारित हो जाएगी। अगर एक पता है तो फोकस दूरी निर्धारित होने में दिक्कत होगी। तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, यानी कि जहां प्रतिबिंब बना उसका, यह यू वी है, और दर्पण तथा बीम यानी यू, तो वी और यू दोनों पता रहेगा तभी ना एफ निकाल पाओगे। तो एफ निकालने के लिए, क्योंकि आप पढ़े हो ना दर्पण सूत्र कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/ क्या, ये आगे पीछे इसको लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर तीनों का तीनों वेरिएबल है, एक निकालना है, अगर एक वेरिएबल पता है तब नहीं निकल पाएगा, दो वेरिएबल हमको कम से कम पता होना चाहिए। तो ये सी आंसर होगा इसका। क्लियर है? कौन सा लेंस अपसारी भी कहलाता है? देखो, ये ठहरा हमारा लेंस, प्रकाश की किरण को भेजे, ये इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, तो समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिल रही है, तो एक बिंदु पर मिलने वाली प्रकाश की किरण को अभिसारी लेंस कहते हैं, ये सॉरी अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। और अगर लेंस है ऐसा, ये कैसा लेंस है भाई, अगर लेंस ऐसा तो प्रकाश की किरण को भेजें तो ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? फैल रहा है। तो जब ये फैल रहा है तो इसको बोलते हैं अपसारी। तो एक बात सुनो, वह लेंस जो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण को अभिसरित कर दे, अभिसारी लेंस, और जो अपसरित करते उसको अपसारी लेंस। थोड़ा से क्या पूछा है? अपसारी, तो कौन लेंस? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान कैसा होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता, तो सीधा बनेगा तो आवर्धन क्या होगा? धनात्मक होगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी और सीधा होता है। आभासी और क्या? आपके घर में ऐनक होगा, आप वहां फेस अपना देखते होंगे, तो आप जैसे खड़ा होते हैं प्रतिबिंब आपका वैसे ही बनता है, यानी वो सीधा बन रहा है और हमेशा आभासी बनेगा। कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। आगे चल जाइए, पीछे चल जाइए, कहीं जाओ।
किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पीछे वाहन के पीछे के सिस्टम को देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन से दर्पण का? उत्तल दर्पण का। रीजन क्या है? क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तब मान लो ट्रक है बड़ा, अब अगर ओकर ट्रकों से बड़ा फोटो बना दे तो ओकरा लगी तो बड़का दर्पण लगाना पड़ेगा ना। इसीलिए उत्तल और अवतल और समतल का प्रयोग नहीं करते हैं। और उत्तल के पास कैपेसिटी है कि बड़े वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसीलिए उत्तल लेंस जो है वो उत्तल दर्पण जो है वो ज्यादा सटीक हो जाता है। तो वाहनों के पथ दृश्य के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। किसी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा या केवल समतल है? या केवल कौन सा है? एक मिनट नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तल के सामने भी आप खड़ा होंगे ना, तब भी आपका उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो या तो समतल या तो कौन सा? उत्तल। ये दोनों, उत्तल और समतल दोनों है। तो दोनों के सामने आप अगर खड़ा हो जाएंगे तो प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनेगा। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहां रखनी चाहिए? देखो, दाढ़ी बनाना चाह रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आभासी प्रतिबिंब बने, बड़ा भी बने, तो उसके लिए फोकस और दर्पण के बीच में रखना होगा। तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच नहीं, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र के बाहर तो पिक्चर बनाना होगा। इनमें से कोई नहीं, इसमें आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण के सामने अगर ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है, तो यहां पे अगर अपने आप को रखते हैं तब आपका प्रतिबिंब जो है ना वो आभासी बनेगा और आप मिरर में देख पाइएगा। तो वस्तु को रखना पड़ेगा कहां पे? ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में। तो ऐसा ऑप्शन कहीं दिया हुआ नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं में कौन सा? तो ध्रुव तथा फोकस के बीच। ध्रुव तथा किसके बीच रखना होगा? फोकस के बीच रखना होगा। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन है? वास्तविक वस्तु का हमेशा कहा है? तो एक समतल और दूसरा कौन सा? उत्तल। ये जो दो ऐसे दर्पण है जो हमेशा वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तब वास्तविक है जो उल्टा है। किसी आदमी को वास्तविक बात बताओगे तो लगेगा कि उल्टे बोल रहा है। बीस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य के प्रकाश के सामने रखा गया है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है, तो इस बिंदु की दूरी दर्पण से कितनी होगी? क्या कहा कि कोई दर्पण जो है वह 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, यह अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। सूर्य से आने वाली प्रकाश को इस पर लिया जाता है और एक कहीं जगह है जहां पे एक कागज के टुकड़ा को रखा जाता है। मुख्य अक्ष पर इसका एक कोई जगह है जहां पे कागज के टुकड़ा को रखा जाता है और वो कागज का टुकड़ा जल उठता है। तो जलेगा कब? जब प्रकाश की केंद्र वहीं पे एकाग्र होकर के अगर पड़ रहा होगा तब। आप पढ़े हैं कि अवतल दर्पण के सामने अगर अनंत से कोई प्रकाश की किरण आए तो वो कहां से पास करेगी? फोकस है ना, उसका प्रतिबिंब कहां बन जाता है? तो ये कहां पे रखा होगा? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर? एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और किसके बीच है? फोकस के बीच। चलिए थोड़ा मोटा मोटी पिक्चर बना ले। ये रहा अवतल दर्पण, ये हमारा रहा ध्रुव, ये है फोकस। तो यहां वस्तु को रखेंगे तो ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, दूसरा यहां रखेंगे तो इधर जाके पीछे मिल जाएगा, पीछे बनेगा प्रतिबिंब। तो एक बात बताओ, ये प्रतिबिंब आभासी है कि वास्तविक है? आभासी। सीधा की उल्टा? सीधा। और देखो तो बड़ा कि छोटा? बड़ा। तो वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। काल्पनिक और छोटा नहीं होगा, काल्पनिक और कैसा है? बड़ा है। समझ आया? काल्पनिक को आभासी भी बोलते हैं। और छोटा था कि बड़ा था?
बड़ा था। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो लेंस संभवतः कैसा होगा? एगो बात सुनो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। ये जो माइनस देख रहे हो ना, इसी से पता चल जाएगा कि लेंस और दर्पण कैसा है। अगर फोकस दूरी माइनस में है तो लेंस या दर्पण अवतल होगा, अगर फोकस दूरी प्लस में है तो लेंस या दर्पण जो है वो उत्तल हो जाएगा। तो दोनों के दोनों कैसा है? अवतल। मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से एक बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। चलिए, ये रहा दर्पण, ये मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहा जाता है। फोकस क्लियर है? डेफिनेशन भी आप लोगों ने याद किया होगा कि अवतल दर्पण, नाम दिया है कुछ, हाँ नाम दे दिया है। अवतल दर्पण के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को, यानी मुख्य अक्ष के उस बिंदु को अवतल दर्पण का फोकस कहा जाता है। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? अभी देखे हैं उत्तल का। किसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा? कैसे? ये चारों तरफ ऐसे देखेगा तो दृष्टि क्षेत्र बड़ा किसका है? उत्तल का है। प्रकाश की किरणों को के सरल रैखिक गमन अनुप्रयोग है। सरल रैखिक गमन तो सूर्य ग्रहण में और चंद्र ग्रहण में, यानी कि ए और बी किस में है? दोनों में है। किसी वस्तु की छाया तब बन सकती है जब प्रकाश की किरण कौन रेखा में चले। नहीं तो देखो ना, मान लो ये मार्कर दिख रहा है, हालांकि वीडियो में नहीं दिखेगा। अगर सामने से टॉर्च को जलाते हैं तो इधर इसका छाया बन जाता है। अगर टेढ़ा होकर प्रकाश चलता तो हेने से साइड से नहीं पास हो जाता, सीधे जा रहा तभी नहीं रुकावट उत्पन्न कर दिया तो सीधी रेखा में चलती है, इसीलिए छाया बनती है। प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को रख देने पर उसकी छाया कैसे बनेगा? अरे भाई, प्रकाश की किरण को भेजे स्रोत के सामने, चाहे हरियर रखो डंटा, चाहे लाल चाहे पीयर, छाया तो करियन बनेगा। छाया कैसे बनेगा? बच्चा वाला सवाल था। आवर्धन एम का मान ऋणात्मक कब होता है? जब वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा होता है। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया, गेंदा गोल तो छाया वो तो गोले ना होगा जी। हालांकि अभी डिपेंड करेगा कि रखले कैसे है तुम, काहे कि अगर ऐसे रख देगा तो तनी लंबे नियन बन जाएगा। नहीं, जैसे मान लीजिए कि गोला गेंद है, अब प्रकाश हेने रख दिए तो अगर छाया लंबे जैसा नहीं बनेगा। हालांकि अगर सामने से, अगर स्रोत के सामने इसे देखोगे तो उसका जो छाया वो वृत्ताकार बनेगा, हालांकि एलेट टाइप का हो जाएगा। दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है? तो दृष्टि के भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश। प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश का डेफिनेशन लिखवा है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें या हमारी आंखों को किसी वस्तु को देखने में हमारी क्या करती है? मदद करती है। शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? प्रकाशिक माध्यम। कौन सा माध्यम? हालांकि एक बात है, प्रकाशिक माध्यम दुए हो जाएगा, एगो पारदर्शी एगो पारभासी, क्योंकि अपारदर्शी में तो प्रकाश पार हो नहीं रहा है तो प्रकाशिक माध्यम नहीं होगा। वो जो क्वेश्चन था ना पीछे, उसमें आप सही कर लेंगे। किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को, एक बात सुनिए, किसी माध्यम में प्रकाश की जो किरण है वो माध्यम के कण को क्या करता है? गति प्रदान करता है, प्रकाशित करता है, गर्म करता है। हालांकि प्रकाश पर डिपेंड करेगा, सूरज का प्रकाश रहेगा तो पार्टिकल को गर्म भी कर देता है, थोड़ा बहुत गति भी प्रदान। गर्म, अगर पार्टिकल गर्म होगा तो गति प्रदान होगा ही होगा, प्रकाशित तो करेगा ही। तो ए बी सी तीनों हो जाएगा इसमें। प्रकाश
किस ऊर्जा का रूप है? प्रकाश विकिरण ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है? विकिरण ऊर्जा का। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? प्रकाश तरंग जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। कैसा तरंग होता है? क्योंकि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत कहता है कि प्रकाश दो नेचर का है, कण नेचर का भी और तरंग नेचर का भी। प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश को गमन करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आवाज, ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। देखते सुने होंगे कि निर्वात में अगर चले गए, आकाश में चले जाएंगे तो बोलेंगे तो आवाज नहीं जाता है, क्योंकि उसको ट्रैवल करने के लिए माध्यम चाहिए। लेकिन प्रकाश को ट्रैवल करने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अन्य बाधाओं की तुलना में, प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अन्य बाधाओं की तुलना में बहुत छोटा होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। देखो, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अगर अलग अलग नहीं होती तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता। माध्यम बदल दिए, चाल बदल गया, तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। प्रकाश किरण है किसका? किरण का बिंदु पथ, प्रकाश का बिंदु पथ, प्रकाश दोनों का होगा। प्रकाश का बिंदु पथ क्या है? वो किरण है, किरण का बिंदु पथ। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने आप पर पड़ने वाले प्रकाश को पूर्ण रूप से परावर्तित कर देती है। कैसे रूप से? क्योंकि बढ़िया क्वालिटी का अगर पॉलिश किया हुआ होगा तो प्रकाश को अवशोषित नहीं करेगा, बल्कि वो पूर्णतः परावर्तित करेगा। कांच से प्रकाश की किरण गुजरती है तो क्या होता है? कांच पारदर्शी माध्यम है, तो उससे जब किरण गुजरेगी तो पूरा का पूरा भाग उसमें अपवर्तित हो जाएगा। इसमें तो ऐसा दिया है जी, कुछ भाग परावर्तित होती है, कुछ भाग अपवर्तित होती है, कुछ भाग अवशोषित होती है। जब ये पारदर्शी माध्यम है तो प्रकाश की किरण एक तरफ, कुछ भाग इसमें से है। देखो, जब प्रकाश की किरण को कांच से पास कराएंगे तो कुछ परावर्तित भी होगा, थोड़ा सा भाग, कुछ अपवर्तित भी होगा, और कुछ समय के लिए अवशोषित भी होगा, और फिर उसी से प्रकीर्णन होगा। ए बी सी क्या हो जाएगा? तीनों। वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल की अपेक्षा क्या होती है? देखो, सामान्यतः पढ़ने के लिए हम लोग बोलते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल के बराबर है। लेकिन अगर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो हवा में, हवा का मतलब उसमें कुछ न कुछ पार्टिकल्स हैं, और निर्वात मतलब उसमें कोई पार्टिकल्स नहीं है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है और हवा में प्रकाश की चाल उसके रिस्पेक्ट में एकदम थोड़ा ही, लेकिन थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, ये लॉजिकल है। कहीं कहीं पे आंसर समान भी दे सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकली आपको अगर 10th क्लास की सिर्फ बात करें तो इसमें आपको बोला गया है कि हवा की प्रकाश की चाल और निर्वात की प्रकाश की चाल दोनों बराबर है। लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए तो हवा की प्रकाश की चाल थोड़ा कम है और निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा। माने एकदम सीधे समझो ना कि बाइक चलाना है, अब पूरा रोड खाली है, तब खूब स्पीड में भाग रहे हैं, तो वैसा जगह जहां कोई पार्टिकल ही नहीं हो तो वहां प्रकाश की चाल अधिक होगी, और जहां पार्टिकल्स होंगे वहां थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होगा। जैसे आप बाइक चलाते होंगे तो जहां भीड़ भाड़ वाला एरिया है वहां थोड़ा डिस्टर्बिंग होता होगा चलाने में, लेकिन जहां भीड़ भाड़ वाला एरिया ही नहीं है तो वहां कोई डिस्टर्बिंग नहीं होता होगा। प्रकाश की किरण हो सकती है, दर्पण द्वारा परावर्तन हो सकता है, पारदर्शी माध्यम द्वारा अपवर्तन हो सकता है, लेंस के द्वारा अपवर्तित फोकसित हो सकती है। तो डी इनमें से सभी। किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरने पर आपतन कोण निर्गत कोण के बीच क्या संबंध है? कोई पारदर्शी माध्यम है तो प्रकाश की किरण गुजरते हैं तो आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। प्रकाश हमें निम्नांकित संचार के साधन प्रदान करते हैं। जो प्रकाश है वो कांच के रेशे से बनी तंतु, प्रकाशिक केबल, टेलीफोन, जो ऑप्टिक केबल, टेलीफोन, इनमें सभी आंसर हो जाएगा। प्रकाश तरंग होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग, बताए ही अभी।
उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस और लेंस के बीच उपस्थित हो, एक उत्तल लेंस है, तो ये लेंस अब फोकस के बीच उपस्थित है, तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? यहां रखें, यहां से पास करेगा, मिला नहीं, पीछे मिलेगा, तो काल्पनिक और नहीं काल्पनिक और सीधा। कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर होती है। कांच की सीली वाला पिक्चर बताए थे, उसमें आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों जो है एक दूसरे के समानांतर हो रहा था, और उसी लंबवत दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कह रहे थे। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना डिग्री का है? डेफिनेशन बताया गया है क्वेश्चंस में। क्रांतिक कोण जो है वो सघन माध्यम में वह अपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? एगो डेफिनेशन बन गया नहीं, क्रांतिक कोण का क्या हो गया? ये डेफिनेशन हो गया। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण चंद्रमा टिमटिमाते है, चंद्रमा तारे टिमटिमाते हैं। क्या टिमटिमाते हैं? तारे। आंख में प्रवेश करने वाली तारे के प्रकाश फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन के कारण तारों में स्थित इस तारों की स्थिति हमेशा बदलती रहती है, जिससे आंखों के तारे दिखते हैं। आंखों से कैसे तारे दिखते हैं? टिमटिमाते हुए। कैसे दिखाई देते हैं? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है। कैसा पता चलता है? आभासी स्थिति का। कौन स्थिति का? क्योंकि वास्तविक स्थिति का पता नहीं चल पाता है। किस कारण से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस प्रकार का निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त होगा? उत्तल लेंस उपयुक्त होगा। बच्चा इसमें से देखो, ये अवतल है, ये अवतल है, ये कौन सा था? हमको चाहिए कैसा? उत्तल लेंस। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन नहीं बनाएगा? है भगवान। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब ए नहीं बनाएगा, क्योंकि यह आभासी बनाता है। कैसा बनाता है? आभासी बनाता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है? उत्तल और अवतल दोनों बना सकता है। तो ए और बी दोनों। बात समझिएगा, हमको हमेशा नहीं बोला है। अगर सवाल कहता कि वस्तु से छोटा हमेशा कौन प्रतिबिंब बनाता, तो उत्तल। लेकिन बनाता सिर्फ कौन है? तो अवतल भी बना सकता है और उत्तल भी बना सकता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, अभी तो बताया लगता है। तो उसकी लेंस की क्षमता कितनी होगी? उत्तल लेंस +5 डायोप्टर। अभी बताए थे ना। ऐसे निकाल लेना बाबू। फॉर्मूला होता है P = 1/, क्या? F। लेकिन F इन किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं है? मट्टी से क्या करेंगे हम लेंस को? जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ है और दूसरा तल समतल, माने दूसरा का ऐसन हो और एक ऐसे उभरल हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बोलो तो। अच्छा नहीं, इसमें नाम दिया है। हाँ नाम दिया है, समतलोत्तल लेंस। कौन सा लेंस? ये सब ये ऑप्शन है अलग अलग दे दिया है। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? देखो P का वैल्यू 2D दिया है, प्लस माइनस से इसमें कोई मतलब है इसको? तो टेंशन हो गया भाई। लेंस का नाम दे देना चाहिए ऑप्शन के हिसाब से। पहले बना लेते हैं। मान लो ना इसको उत्तल लेंस दे दिया। कौन सा लेंस? तब +2D हो जाएगा। अब अवतल रहता तो -2D। समझो भावनाओं को। F निकालना है तो तू जानते हो P = 1/, क्या? तो 1/P हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू 1 और 2। कोई दिक्कत? तो 1/2 को 0. कितना? 5 मीटर कह सकते हो। अब मीटर को तुम बदलोगे कौची में? सेंटीमीटर में। तो 100 से गुना करोगे तो 0.5 इंटू क्या? 100।
तो ये हो जाएगा कितना 50 सेंटीमीटर। अब अगर यहाँ प्लस तो ये जा भी प्लस, ये जा माइनस तो यहाँ भी क्या माइनस, तो 50 सेंटीमीटर। अगर प्लस वाला तो प्लस, अगर उत्तल देगा तो माइनस। समझ आ रहा है बात कि कोई दिक्कत? उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब कहां उपस्थित हो, तब फोकसांतर से कम दूरी पर। कहां उपस्थित हो माने फोकस और लेंस के बीच अगर उपस्थित होगा वस्तु, तब उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? बोलो किसकी? किसी बिंब का अनंत पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के फोकस पर रखना होगा। हाँ है कोई दिक्कत? क्योंकि फोकस पर रखेंगे तब प्रतिबिंब अनंत पर, अब अनंत पर रखेंगे तो कहां बनेगा? फोकस पर। एक बात कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, लेंस या दर्पण के सामने अगर फोकस पर वस्तु रखे तब प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, अगर अनंत पर वस्तु रखते हैं तब प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तर। इतना सेम हो गया नहीं? अच्छा पीछे दर्पण था। यू, भी और एफ विशिष्ट मान लेंस का सूत्र है, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/क्या एफ। देख लो कहां है, ए है कि ना? ए में दोनों सेम है ना, बी माइनस है। इनमें से कहा लेंस ना है जी, ये दर्पण का सूत्र है। कौची का सूत्र है? लेंस सूत्र में 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/क्या एफ। बी आंसर। कौन सा आंसर? कोई दिक्कत? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा? आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता, यह मात्रक विहीन है। कैसा है? मात्रक विहीन है। उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन का मान कैसा होगा? वास्तविक होगा तो सीधा बन जाता है, तो आवर्धन का मान धनात्मक हो जाएगा। यहाँ कैसा हो जाएगा? यहाँ धनात्मक हो जाएगा। एक मिनट नहीं उल्टे बोल दिए। वास्तविक अगर बनाया तब प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? उल्टा। जब उल्टा हो जाएगा तो एम का मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। याद रखिएगा, प्रतिबिंब सीधा तो एम का वैल्यू प्लस, प्रतिबिंब उल्टा तो एम का वैल्यू क्या? माइनस। किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या होगा? तो अवतल है तब फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल रहता तब फोकस दूरी धनात्मक। इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।